नमस्कार। लक्ष्मी हिंदी कहानी संग्रह चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मेरे बेटे की शादी थी। घर पर सब लोग बहुत खुश थे। मुझे भी अपनी बहू पर पूरा भरोसा था कि वह मेरे बेटे को हमेशा खुश रखेगी। मेरा बेटा मेरे घर का एकमात्र वारिस था, इसीलिए मैंने भी बहुत ही खूबसूरत लड़की से उसकी शादी कराई। रात का खाना खाने के बाद मैंने अपनी बहू को उसके कमरे में भेजा। उसके बाद मैं भी लेट गई। बहू के कमरे में जाने के कुछ ही देर बाद मेरी बहू के चीखने की आवाज़ें बाहर तक आने लगी। थोड़ी ही देर में मेरी बहू चीखते हुए कमरे से बाहर निकलकर दरवाजे की तरफ भागती है। जब कुछ औरतों ने उसे पकड़ लिया और कहा, क्या हो गया बेटा? सब उसको संभालने लगी, लेकिन वह बेहोश हो गई थी। उस पर पानी के छींटे मारे गए, लेकिन पानी के छींटे मारने पर भी उसको होश नहीं आया। उसका पूरा शरीर ठंडा पड़ गया था। उसे फौरन अस्पताल ले जाया गया। बेचारी मेरी बहू किसी भी तरह से होश में नहीं आ रही थी। उसके माता पिता को भी बुला लिया था मैंने। उन्होंने भी एक दूसरे के कानों में बातें करनी शुरू कर दी थी। पता नहीं हमारी बच्ची को क्या हो गया है। पता नहीं उसके साथ क्या सुलूक किया गया है। वह सब लोग मुझे अजीब सी नज़रों से देख रहे थे। सवाल ही सवाल हर तरफ थे और मैं बेचारी परेशान सी अस्पताल में घूम रही थी। मैंने घर आकर अपने बेटे से पूछना चाहा कि आखिर उसने ऐसा क्या किया था बहू के साथ। मैं अपने बेटे के कमरे में गई तो देखा मेरा बेटा कमरे में नहीं था। उसका फ़ोन भी बंद आ रहा था। कमरे की हालत बिल्कुल नॉर्मल थी। कोई भी ऐसी हरकत नहीं लग रही थी कि जिससे यह पता किया जा सके कि आखिर उसने किया क्या था। लोगों के सवालों से बचने के लिए शायद मेरा बेटा राघव कहीं चला गया था। फिलहाल के लिए तो मुझे मेरी बहू की चिंता थी, इसीलिए मैं अस्पताल वापस आ गई। 3-4 घंटे में डॉक्टर ने मेरी बहू को छुट्टी दे दी। मेरी बहू हमारे घर नहीं आना चाहती थी। वह बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी, लेकिन उसकी माँ उसे समझा रही थी कि तुम्हारी ससुराल ही चलते हैं, नहीं तो मैं लोगों को क्या जवाब दूंगी। लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे। मैंने भी अपनी बहू को बहुत समझाया कि सुबह मुंह दिखाई की रस्म पूरी हो जाने के बाद अपने घर चली जाना, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। मेरी बातें सुनकर मेरी बहू गुस्से में आ गई और भड़क कर बोली, भाड़ में जाएं आपकी रस्में। मैं आपके घर में 1 मिनट भी नहीं रहना चाहती। मैं अपने घर जाऊंगी और मुझे अपने घर जाने से ना कोई समाज रोक सकता है और ना ही कोई कानून। मैं एक पढ़ी लिखी लड़की हूँ और मुझे अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जीने का पूरा अधिकार है। मुझे आपके बेटे के साथ एक पल भी नहीं रहना। मेरी बहू ने अपना फैसला सुना दिया था। मैं चुपचाप खड़े उसे देखती रही और मेरी बहू अपने मायके चली गई। क्योंकि समस्या कहाँ थी यह तो मुझे भी नहीं पता था, इसीलिए मैंने भी उसे नहीं रोका। मैंने सोचा हो सकता है उसने अपने माता पिता को कुछ बताया हो। सच जानने के लिए मैंने उसके घर को फ़ोन लगाया। भले ही वह हमसे रिश्ता ख़त्म कर गई थी, लेकिन इंसानियत के नाते ही मैंने उसका हालचाल लेने के लिए फ़ोन किया। फ़ोन मेरी बहू की माँ ने उठाया। मैंने पूछा, अब आपकी बेटी की तबीयत कैसी है? मेरी आवाज़ सुनते ही वह भड़क गई और बोली, मेरी बेटी अब तक ठीक नहीं हुई है। खबरदार जो आगे से हमारे घर फ़ोन किया तो। यह सब सुनकर मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्या कमी है मेरे बेटे में, जो शादी की पहली रात ही मेरी बहू चिल्लाते हुए कमरे से बाहर आई थी। मेरा बेटा तो बचपन से ही कम बोलने वाला सीधा साधा सा बच्चा है और उसके अंदर ऐसी कोई हरकत नहीं है जो अब नॉर्मल हो। यह सब सोचते सोचते ही मेरे दिमाग में आया कि राघव का एक बचपन का दोस्त रमेश है। हो सकता है राघव ने उससे कुछ बताया हो। यह जानने के लिए मैंने रमेश को फ़ोन लगाया। मुझे हैरानी तो तब हुई जब रमेश ने कहा, इस बारे में मुझे कुछ नहीं पता है, ना ही उसने मुझे कुछ बताया है। मेरा बेटा राघव बहुत ही खूबसूरत था। उसे बचपन से ही हमने बहुत लाड प्यार से पाला था। उसे अपनी खूबसूरती पर घमंड जरूर था। वह हरदम कहता था, मेरी सुंदरता के आगे सब फीके पड़ जाते हैं। उसको ब्रांडेड कपड़े पहनने का बहुत शौक था। मेरा बेटा पढ़ाई में भी बहुत अच्छा था, इसी वजह से उसे नौकरी भी टाइम पर मिल गई थी। वह अपने परिवार के लिए एक जिम्मेदार बेटा था। वह अपनी बहन नेहा को कॉलेज लेकर जाता और वापस लेकर आता था। घर में खर्च के लिए पैसे भी देता था।
कभी मुझसे ऊंची आवाज़ में बात नहीं करता था। उसके दोस्त भी कोई ऐसे नहीं थे जो मैं कहती कि वह गलत संगत में पड़ गया है। कोई नशा भी नहीं करता था। मेरे बेटे के बस गिने चुने ही दोस्त थे। उसका सबसे अच्छा दोस्त विदेश में रहता था। वह कभी-कभी फ़ोन पर मुझसे भी बात करता था। मेरे बेटे में सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन यह जो उसने शादी की पहली रात किया था मेरी बहू के साथ, यह बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था। पता नहीं मेरे बेटे में क्या कमी थी। ऐसा क्या किया था उसने अपनी बीवी के साथ, जो उसने सुबह ही इसको डाइवोर्स दे दिया। धीरे-धीरे दिन बीतते गए। राघव भी अब नॉर्मल हो चुका था। अब घर पर सबसे थोड़ी बहुत बात करने लगा था। अब मैंने निर्णय ले लिया था कि मैं राघव की दूसरी शादी कराऊंगी। मैं अपने बेटे की ज़िंदगी बर्बाद होते नहीं देख सकती थी। बहुत सोच विचार करने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंची कि मैं राघव की शादी एक शादीशुदा औरत से करवाऊंगी, जिसकी पहले से शादी हो चुकी हो और वह तलाकशुदा हो या फिर विधवा हो। और जल्दी ही मुझे ऐसी लड़की मिल भी गई। लड़की वालों को भी शादी की जल्दी थी, इसीलिए उन्होंने भी ज़्यादा छानबीन नहीं की। लड़की की उम्र तो कम थी, लेकिन वह सुंदर नहीं थी, बस ठीक ठाक ही थी। दुबली पतली सामान्य सी लड़की थी। मैंने लड़की वालों को बताया कि मेरे बेटे की एक शादी हो चुकी है और मेरे बेटे की पत्नी कुछ समय ही उसके साथ रही और फिर उसे छोड़कर चली गई। लड़की वाले भी शादी के लिए राजी हो गए थे। मैंने राघव को लड़की की फोटो दिखाई तो उसने शादी से साफ इनकार कर दिया और बोला मुझे शादी नहीं करनी। बहुत समझाने के बाद राघव तैयार हो गया था शादी के लिए। मैंने बहुत ही सादगी से राघव की शादी उस लड़की से करा दी थी। लड़की का नाम काजल था। काजल बहुत ही प्यारी बच्ची थी। इस बार मैंने ज़्यादा मेहमानों को नहीं बुलाया था। घर में कुछ ही मेहमान थे, जो कि मेरी सहेलियां और मेरे परिवार वाले थे। मैं काजल को राघव के कमरे में ले गई। उसे बेड पर बिठाते हुए मैंने काजल का हाथ अपने हाथों में ले लिया और उसे हल्के से दबाते हुए बोली, काजल बेटा, तुमसे बहुत ही ज़रूरी बात करनी है। बहुत ही ध्यान से मेरी बात सुनो। काजल आश्चर्य से मुझे देखने लगी कि भला ऐसी कौन सी ज़रूरी बात है जो अभी करनी है। मैंने काजल को समझाते हुए कहा, बेटा, राघव इस शादी के लिए राजी नहीं था। बहुत ही मुश्किल से मैंने उसे इस शादी के लिए तैयार किया है। हो सकता है मेरा बेटा कुछ अजीबोगरीब हरकतें करे। हो सकता है तुम्हें डराने की कोशिश करे, जिससे कि तुम उसे छोड़कर भाग जाओ। लेकिन तुम्हें डरना नहीं है। तुम्हें उसके डराने धमकाने या उसकी बातों में आने की कोई ज़रूरत नहीं। काजल ने मेरी बातों को सुनकर हाँ में सर हिला दिया था। मैं थोड़ी संतुष्ट हुई थी और काजल को आराम करने का बोलकर बाहर आ गई। मैं अपने कमरे में नहीं गई, बल्कि कमरे के बाहर ही सोफे पर लेट गई। मैंने अपनी बेटी नेहा को भी उसके कमरे में भेज दिया कि तुम जाओ, सो जाओ, बहुत रात हो चुकी है। नेहा भी अपने कमरे में जा चुकी थी, लेकिन मैं दिल ही दिल में अपने भगवान को याद कर रही थी और दुआ मांग रही थी कि हे भगवान, यह रात अच्छे से बीत जाए। बहुत ही खामोशी थी। ऐसा लग रहा था जैसे तूफान आने से पहले की खामोशी हो। घड़ी की टिक टिक की आवाज़ भी मेरे सर पर हथौड़ी की तरह लग रही थी। मैं अपने भगवान को मनाने में लगी ही थी कि तभी वही हुआ जिसका मुझे डर था। काजल चीखते हुए बाहर आई और पागलों की तरह घर के बाहर वाले गेट की तरफ भागी। मैंने उसे जैसे तैसे करके उसे बाहर वाले गेट से अंदर लिया। मैंने उसे जैसे तैसे समझाकर थोड़ा शांत कराया, लेकिन वह कुछ बोलने की स्थिति में नहीं थी। जब थोड़ा शांत हुई तो बदहवासी में बोली कि आपको अपने बेटे की पहले मेडिकल जांच करानी चाहिए थी। अगर आप ऐसा कर लेती तो आपको और मुझे यह दिन नहीं देखना पड़ता। काजल बहुत ही समझदार लड़की थी। वह हर हाल में इस रिश्ते को निभाना चाहती थी, लेकिन काजल भी इस रिश्ते को नहीं निभा पाई और राघव को छोड़कर चली गई। दूसरे दिन काजल के घर से फ़ोन आया कि अपने बेटे से कहकर हमारी बेटी को डाइवोर्स दिलवा दो, नहीं तो हम यह काम अदालत से भी कर सकते हैं। मैं सदमे की हालत में वहीं पड़े हुए सोफे पर बैठ गई। मतलब कि अब राघव को कोई मजबूरी में भी अपनाने को तैयार नहीं था, क्योंकि काजल तो विधवा थी, गरीब घर की थी और सुंदर भी नहीं थी। काजल को मैंने पहले ही सब कुछ समझा दिया था, तब भी तो वह इतना ज़्यादा बदहवास हो गई थी। आखिर ऐसी क्या कमी थी मेरे बेटे में? हम जो जेवरात दुल्हन को देते थे, दुल्हन के घर वाले शादी के दूसरे दिन ही वापस कर देते थे।
जबकि मैं तो दहेज में कुछ भी नहीं लेती थी। फिर आखिर ऐसा क्या था कि ऐसे खूबसूरत पढ़े लिखे और अमीर लड़के को छोड़कर भी लड़कियां भाग जा रही थी। मेरा दिमाग सोच सोच कर फटा जा रहा था कि कैसे पता लगे आखिर बात क्या है। राघव भी अपने मुंह से कुछ कहने को तैयार नहीं था। मैं जब भी इस बारे में कुछ बात करने की कोशिश करती तो वह उठकर बाहर चला जाता, मुझे बात करने का मौका ही नहीं देता था। लेकिन अब मैं हर वक्त राघव पर नज़र रखने लगी थी, उसकी एक एक हरकत पर ध्यान देती। शायद कुछ तो ऐसा सबूत मिले जिससे मैं सुराग का पता लगा सकूं और सच जान सकूं कि सच्चाई आखिर है क्या। लेकिन उसके भाव से कभी ऐसा लगा ही नहीं कि उसमें कुछ भी अब नॉर्मल है। वह एकदम नॉर्मल लड़कों की तरह था जैसे और लड़के होते हैं। मुझे कोई भी रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था जिससे मैं पता लगा सकूं। धीरे धीरे 6 महीने और गुजर गए। घर में सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, लेकिन राघव को लेकर मैं बहुत ज़्यादा परेशान होने लगी थी। ऐसा क्या था जो दुल्हन शादी की पहली रात ही भाग जाती थी। मैंने एक बार फिर से राघव की शादी करने की सोची और इस बार मैंने ठान ही लिया था कि सच्चाई को जानकर ही रहूंगी। इस बार मैंने लड़की को सब कुछ बता दिया था, कुछ भी नहीं छुपाया। और लड़की भी किसी ऐसे घर की थी जिसको शादी की सख्त ज़रूरत थी, क्योंकि वह लोग बहुत गरीब थे और उसके घर में 2 छोटे भाई थे। मैंने कहा, तुम्हारे दोनों भाइयों की पढ़ाई अथवा अन्य खर्च की ज़िम्मेदारी मेरी होगी। लड़की को तो मैंने राज़ी कर लिया था, लड़की के माँ-बाप भी राज़ी हो गए, लेकिन मैंने यह बात लड़की के माता-पिता को नहीं बताई, बस लड़की को बता दी थी। लड़की थोड़ी घबराई हुई थी क्योंकि मैंने लड़की को सारी बात पहले ही समझा दी थी। पहले तो वह बहुत डर गई, फिर खुद को संभालते हुए बोली कि कुछ भी हो, मैं इस शादी के लिए तैयार हूँ। अगर मेरे थोड़े से त्याग से मेरे भाइयों की ज़िंदगी बनती है तो उसमें बुराई क्या है। जो कुछ भी हो मैं सब कुछ सहन कर लूँगी। और वैसे भी सारे समझौते औरतों को ही करने पड़ते हैं। लड़की का नाम मुस्कान था, भले ही गरीब घर की थी, लेकिन बहुत ही संस्कारी और समझदार थी। मुझे दिल ही दिल में खुशी हुई कि अगर मुस्कान मेरी बहू बनती है और मेरे घर में टिकी रहती है तो यह मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात होगी। संस्कारी होने के साथ साथ मुस्कान बहुत ही खूबसूरत भी थी। इस बार शादी मैंने मंदिर में की थी, सब कुछ ठीक था और हैरानी की बात तो यह थी कि रात भी गुजर चुकी थी और सुबह हो चुकी थी। सुबह होते ही मैंने कमरे का दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। मैं बहुत परेशान थी। थोड़ी देर बाद कमरे की दूसरी चाबी लेकर आई और मैंने खुद ही दरवाज़ा खोला तो कमरे के अंदर का दृश्य देखकर मेरी चीखें निकल पड़ी। मेरी बहू बेहोश पड़ी थी। राघव कमरे में कहीं भी नज़र नहीं आ रहा था, क्योंकि शायद वह बाथरूम में था। मैंने जल्दी से डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने कहा कि वह सिर्फ और सिर्फ डर की वजह से बेहोश हुई है। उसके शरीर पर भी किसी तरह के चोट के निशान नहीं थे। राघव के चेहरे से भी चिंता झलक रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे वह भी परेशान है इन सब हालातों से। अच्छे से चेकअप करने के बाद कुछ दवाइयाँ देकर डॉक्टर साहब चले गए थे। डॉक्टर ने कहा था कि मुस्कान को जल्दी ही होश आ जाएगा। राघव भी अपने ऑफिस के लिए तैयार होकर निकल गया। मैं मुस्कान के पास बैठी रही। थोड़ी देर में मुस्कान ने भी आंखें खोल दी थी। होश में आते ही वह बाहर की तरफ भागी थी, यह कहते हुए कि मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे अपने घर जाना है, अपने मम्मी पापा के पास। मैंने मुस्कान का हाथ पकड़ लिया और बोली, मुस्कान तुम ऐसा नहीं कर सकती। मैंने तो तुम्हें सारी सच्चाई बता दी थी और तुम मान भी गई थी। फिर अब तुम ऐसा क्यों कर रही हो? लेकिन मुस्कान मेरी बात सुनने को तैयार नहीं थी। रोते हुए बोली, मम्मी जी मुझे माफ़ कर दो, मैं मजबूर हूँ, मैं यहाँ नहीं रह सकती। आप बेफिक्र रहें, मैं अपनी मम्मी पापा से कुछ नहीं बताऊंगी, सब कुछ हैंडल कर लूंगी, बस आप मुझे इस घर में रहने को ना कहें। लेकिन मुस्कान मुझे बताओ तो सही, आखिर ऐसा क्या हुआ था? मैं सच जानना चाहती हूँ। मुस्कान, तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम राघव की सारी सच्चाई मुझे बताओगी। मम्मी जी, राघव के बारे में मैं कुछ नहीं बता सकती। अगर मैं राघव के बारे में कुछ भी बोलती हूँ तो वो मुझे जान से मार देगा। मुझे अपनी जान की परवाह नहीं है, लेकिन राघव मेरे भाइयों को भी नहीं छोड़ेगा। प्लीज़ मुझे अपने घर जाने दें। उसकी आंखों में विनती के ऐसे करुण भाव थे कि मैं उसे रोक ना सकी। मुस्कान चली गई थी। मैं इंतज़ार कर रही थी कि कुछ ही देर में मुस्कान के माँ बाप का फ़ोन आने वाला है,
लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। शायद मुस्कान ने अपने माता-पिता को कुछ नहीं बताया था। राघव की 3 पत्नियों ने तो दूसरे दिन ही तलाक की मांग कर दी थी, लेकिन मुस्कान ने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। इसका मतलब था मुस्कान अभी भी मेरे बेटे की पत्नी थी। मैंने सोचा कि मैं अब राघव का चेकअप करवा कर ही रहूँगी। अपने होशो-हवास में तो राघव ऐसा होने नहीं देगा। इसीलिए एक दिन मैंने राघव के खाने में नींद की दवाई मिला दी। राघव के गहरी नींद में जाते ही मैंने डॉक्टर को फ़ोन कर दिया। डॉक्टर ने राघव के कुछ सैंपल लिए और यह बोलकर चले गए कि जैसे ही रिपोर्ट आएगी मैं आपको बता दूंगा। मैं भी बेसब्री से राघव की रिपोर्ट का इंतज़ार कर रही थी। अगले ही दिन डॉक्टर का फ़ोन आया। उसने कहा कि राघव एकदम नॉर्मल है, उसकी सारी रिपोर्ट नॉर्मल आई हैं। यह सुनकर तो मेरे आश्चर्य की सीमा ही नहीं थी। अगर राघव नॉर्मल है तो शादी की पहली रात ही उसकी पत्नियां क्यों भाग जाती हैं? सोच सोचकर मेरा दिमाग फट सा रहा था। कुछ सोचकर मैं मुस्कान के पास गई। मुस्कान के माता पिता ने मेरी बहुत इज्जत की। शायद उन्हें सच्चाई का पता नहीं था। उन्हें लगता था कि मैं उनकी बेटी को घर ले जाने के लिए आई हूँ। मुझे देखते ही मुस्कान डर गई थी। वह हमारे साथ ज़्यादा बैठी भी नहीं और अंदर कमरे में चली गई। मैं भी मुस्कान के पीछे पीछे उसके कमरे में गई। मुझे देखते ही मुस्कान बोली, मम्मी जी मैंने आपको पहले भी कहा था कि मैं आपके घर में नहीं रह सकती, फिर आप मुझे लेने क्यों आई हैं? मैंने मुस्कान को बहुत ही प्यार से अपने पास बैठाया और उसके सामने हाथ जोड़ते हुए बोली, मुस्कान मेरी उम्मीद की आखिरी किरण अब तुम ही हो। तुम ही बता सकती हो कि आखिर मेरे बेटे में कमी क्या है। एक मजबूर माँ तुम्हारे सामने हाथ जोड़कर विनती कर रही है। प्लीज़ मना मत करना। मेरी आंखों में आंसू और मेरे जुड़े हुए हाथ देखकर मुस्कान ने मेरे हाथों को थाम लिया और बोली, मम्मी जी मैं मजबूर हूँ, प्लीज़ आप मेरे सामने हाथ मत जोड़िए। जब मुस्कान किसी तरह सच्चाई बताने के लिए राजी नहीं हुई तो फिर मैंने मुस्कान से कहा, ठीक है, तुम अपने मुंह से मत बताओ, मैं खुद अपनी आंखों से देख लूँगी। लेकिन तुम मेरी मदद तो कर सकती हो। तुम आज रात के लिए मेरे बेटे के कमरे में फिर से रुक जाओ। मैं सारी सच्चाई अपनी आंखों से देख लूँगी। पहले तो मुस्कान डरती रही, लेकिन मेरे बहुत समझाने पर वह मान गई। मैंने कहा कि मैं तुम्हारे साथ रहूँगी, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं मुस्कान को लेकर अपने घर आ चुकी थी। कुछ ही देर में दरवाज़ा खुला और अंदर कमरे में राघव दाखिल हुआ। उसने एक नज़र सजी संवरी बैठी मुस्कान पर डाली और बिना कुछ कहे बाथरूम में घुस गया। मुस्कान डरी सहमी सी बैठी थी कि जैसे अभी उठकर भाग जाएगी। मैं भी सांस रोक के आने वाली सिचुएशन के लिए खुद को तैयार कर रही थी कि तभी अचानक बाथरूम से किसी औरत के चीखने की आवाज़ें आने लगी। आवाज़ सुनते ही मुस्कान बेड से उतरकर नीचे खड़ी हो गई। डर के वजह से थर-थर काँप रही थी। मैं भी हक्का-बक्का हो गई कि अंदर तो राघव गया था, फिर यह औरत के चीखने की आवाज़ क्यों आ रही थी? तभी राघव बाहर निकला। उसको देखते ही मैं बेहोश होते-होते बची। उसने अपना हुलिया एकदम से बदल लिया था। उसने औरतों जैसे कपड़े पहन रखे थे। बहुत ही बेहुदा सा डरावना मेकअप कर रखा था। उसकी आंखों में जैसे खून उतरा हुआ था। राघव मुस्कान से कहता है, तुम्हें मैंने मना किया था कि मेरी ज़िंदगी में दोबारा मत आना। तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब तुम अपनी मौत की खुद जिम्मेदार होगी। बहुत ही भयानक हंसी हंसता हुआ राघव मुस्कान की तरफ बढ़ता है। तभी मुस्कान चीख मारती हुई मेरे पास आ जाती है। मैं भी बाहर आ गई थी और राघव को रोकने की कोशिश कर रही थी। राघव क्या हो गया है तुम्हें? तुम होश में तो हो ना? राघव ने मुझे जोर से धक्का दिया था। कौन राघव? मेरा नाम उर्मिला है। मौका देखते ही मैं और मुस्कान कमरे से भाग गई। इससे पहले कि राघव फिर से मेरे पास आता, मैंने कमरे को बंद कर दिया था। राघव की भयानक हंसी मुझे बाहर तक सुनाई दे रही थी। मैंने डरी सहमी सी मुस्कान को अपने सीने से लगा लिया था, जबकि मैं खुद भी बहुत डर गई थी। मम्मी जी मुझे नहीं मरना है। राघव मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। उसने कहा था अगर मैंने किसी को कुछ बताया तो वह मुझे और मेरे भाइयों को मार डालेगा। मुझे और मेरे भाइयों को बचा लो मम्मी जी। मैंने मुस्कान को शांत कराते हुए कहा, कुछ नहीं होगा, मैं सब कुछ संभाल लूँगी। मेरा दिमाग थोड़ा काम करना शुरू किया तो सबसे पहला ख़्याल मेरे दिल में यही आया कि शायद राघव पर किसी भूत का साया है। मुस्कान को मैंने अपने रूम में ही सुलाया था। सुबह उठते ही सबसे पहले मैंने अपनी फैमिली डॉक्टर को फ़ोन किया।
9 बजे डॉक्टर हमारे घर पर थे। मैंने उन्हें सारी बात बताई। साथ ही मैंने डॉक्टर से यह भी कहा कि मुझे लगता है राघव पर किसी भूत का साया है। मेरी बात सुनकर डॉक्टर हंसने लगे और बोले, ऐसा कुछ नहीं होता है। राघव एक दिमागी मरीज लगता है, उस पर पागलपन के दौरे पड़ते हैं। ऐसे मरीज किसी मूवी या किसी कहानी में डूब जाते हैं और उसी के कैरेक्टर में खुद को देखने लगते हैं। लेकिन आप टेंशन ना करें, इन मरीजों का इलाज है अपनों का प्यार और कुछ दवाइयाँ, इन्हीं के जरिए मरीज पूरी तरह से ठीक हो जाता है। थोड़ा टाइम लगता है लेकिन मरीज बिल्कुल ठीक हो जाता है। नई दुल्हन को देखकर राघव को पागलपन के दौरे पड़ते हैं और यह दौरे राघव को क्यों पड़ते हैं, इसका सुराग उसके कमरे से ही मिलेगा। एक बार सुराग हाथ लग जाएगा तो उसका इलाज हम अच्छे से कर सकेंगे। डॉक्टर मुझे तसल्ली देकर चले गए। मुस्कान जाग चुकी थी। रात से थोड़ा सामान्य लग रही थी। मैंने उसे नाश्ता कराया। नाश्ता करते हुए मुस्कान बोली कि मुझे लगता है कि अब मुझे घर चले जाना चाहिए। मुस्कान के सर पर प्यार से हाथ फेरते हुए मैंने कहा, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। मुस्कान कहने लगी, इतना सब अपनी आंखों से देखने के बाद आप यह कैसे कह सकती हैं? मुस्कान ने हैरानी से पूछा। मैंने उससे कहा, अभी डॉक्टर से मेरी बात हुई थी। राघव बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बस उसे थोड़े से प्यार और थोड़ी सी देखभाल की ज़रूरत है, जो हम दोनों मिलकर उसे देंगे। मेरा यकीन करो, राघव बहुत ही अच्छा लड़का है। वह तुम्हें बहुत ही प्यार से रखेगा। मेरे बहुत देर तक समझाने पर वह अपने माँ बाप की हालत को देखते हुए राजी हो गई। 11 बजे के करीब राघव के कमरे के दरवाजे से खटखट की आवाज़ आई। मैंने दरवाज़ा खोला तो राघव बोला, मेरा दरवाज़ा बाहर से किसने बंद किया था? मैं चुप खड़ी रही। थोड़ी देर में राघव शांत हो गया। मैंने मुस्कान को अपने कमरे में भेज दिया था। राघव एकदम तरोताज़ा तैयार खड़ा था। मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ, नाश्ता बाहर ही कर लूँगा। इतने टाइम राघव बिल्कुल नॉर्मल इंसान की तरह बात कर रहा था। राघव ऑफिस के लिए निकल गया था। सबसे पहले मैं राघव के कमरे में गई और उसकी तलाशी ली। मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। सामने ही बेड पर मुझे कुछ किताबें दिखाई दी। मुस्कान भी अब मेरे पास आ चुकी थी। सारी किताबें एक सी थी। सब किताबों में एक ही उपन्यास था, जिसमें कोई उर्मिला नाम की लड़की थी। शादी की रात ही उसके पति ने उसे कमरे से धक्के देकर बाहर निकाल दिया था और अगले ही दिन दूसरी दुल्हन ले आया था। उर्मिला धीरे धीरे दिमागी मरीज बन गई थी। दुल्हन को देखते ही उस पर दौरे पड़ने लगते थे। अब तो किसी की शादी में दुल्हन को देखती तो उसे मारने के लिए भागती थी। उर्मिला के ससुराल वालों ने उसे पागल घोषित कर दिया और उसे उसके मायके भेज दिया था। दुल्हनों को देखकर उर्मिला का पागलपन कम नहीं हुआ था और उर्मिला के कैरेक्टर में ही राघव ने खुद को उतार लिया था। मैंने डॉक्टर को फ़ोन करके सारी बात बताई। डॉक्टर ने कहा कि आप लोग बिल्कुल भी ना घबराएं, मैं कुछ दवाइयाँ दूंगा और जो उपन्यास राघव पढ़ता है वह सारी किताबें आप उसके रूम से बाहर निकाल दें। धीरे धीरे प्यार से राघव को समझाकर उसे उर्मिला के कैरेक्टर से बाहर निकालना पड़ेगा। धीरे धीरे डॉक्टर की दवाइयों और मुस्कान और मेरी मेहनत से राघव ठीक होने लगा था। मुस्कान राघव के सामने सिंपल सी रहती थी, कोई भी साज श्रृंगार नहीं करती थी। राघव के व्यवहार में बहुत बदलाव आने लगा था। उसकी आंखों में मैं मुस्कान के लिए प्यार देख रही थी। मुस्कान कहीं भी जाती, राघव की निगाहें उसका पीछा करती थी। राघव का इलाज चलते चलते आज 3 महीने पूरे हो चुके थे। मैंने कहा, मुस्कान आज तुम्हें आखिरी कदम और उठाना होगा, उसके बाद तुम्हारी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां होगी। मुस्कान नासमझी से मेरी तरफ देखने लगी। फिर मैंने उसे समझाया कि मुस्कान, आज तुम्हें दुल्हन बनकर राघव के कमरे में बैठना होगा। मेरी बात सुनकर मुस्कान डर गई थी, लेकिन फिर जल्दी ही संभल भी गई। शायद उसे भी यकीन था कि राघव अब ठीक हो चुका है। वह भी राघव की प्यार भरी नज़रों को समझ चुकी थी। मुस्कान ने पूरी मेहनत और जिस लगन से मेरा साथ दिया था कि मैं उसको अपनी बेटी से भी ज़्यादा प्यार करने लगी थी। कोई बहुत ही अच्छे कर्म किए थे जो मुझे मुस्कान जैसी बहू मिली थी। मुस्कान अभी भी मेरे साथ मेरे कमरे में सोती थी, लेकिन आज मैंने सोच लिया था कि सब कुछ फाइनल हो जाना चाहिए। मुझे पूरा विश्वास था कि अब राघव बिल्कुल ठीक हो चुका है। मैंने मुस्कान से कहा, मुस्कान, तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं। तुम दरवाज़ा खुला रखना। मैं दरवाजे के बाहर ही खड़ी रहूंगी जब तक कि तुम दोनों के बीच सब कुछ ठीक नहीं हो जाता। जैसे ही तुम्हें कुछ गलत लगे तो तुम फौरन बाहर आ जाना।
रात को राघव के आने से पहले ही मैंने मुस्कान को दुल्हन की तरह सजाया और राघव के बेड को भी मैंने बहुत ही खूबसूरती से सजाया था। राघव के आने का टाइम हो चुका था। मैंने मुस्कान को सजे सजाए बेड पर बैठा दिया और बाहर आ गई। थोड़ी ही देर में राघव आ चुका था। खाना खाते हुए राघव की निगाहें इधर उधर कुछ ढूंढ रही थी। मैं समझ गई थी कि राघव किसे ढूंढ रहा है, लेकिन मैं अनजान बनी रही। कुछ देर में राघव खुद ही बोला, मम्मी मुस्कान कहीं दिखाई नहीं दे रही है, क्या कहीं गई है? मेरे बोलने से पहले ही मेरी बेटी बोल पड़ी, भैया भाभी तो आपके ही। इससे पहले कि मेरी बेटी अपनी बात पूरी करती, मैंने उसे चुप करा दिया। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, राघव तुम पहले खाना खत्म करो, उसके बाद अपने कमरे में जाओ, तुम्हें सारे सवालों के जवाब वहीं मिल जाएंगे। खाना खाने के बाद राघव अपने कमरे में चला गया। मेरा दिल जोरों से धड़क रहा था। पता नहीं अब क्या होने वाला है। हे भगवान, सब कुछ ठीक हो। मैं भी राघव के पीछे पीछे गई और बाहर गेट पर ही रुक गई। मैं अंदर कान लगाकर सुनने की कोशिश कर रही थी कि अंदर सब कुछ ठीक तो है ना। मुझे खड़े खड़े काफ़ी देर हो गई थी, लेकिन अभी तक कमरे में शांति थी। कुछ ही देर में मुझे राघव और मुस्कान की कान में फुसफुसाती हुई प्यार भरी बातें सुनाई देने लगी। मन ही मन मैंने भगवान को धन्यवाद दिया और अपने कमरे में चली गई और सुकून से लेट गई। सुबह मेरी आंख देर से खुली। जल्दी जल्दी उठकर किचन की तरफ भागी तो मुस्कान को किचन में पहले से मौजूद पाया। मुझे देखकर मुस्कान के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। मुस्कान की झुकी हुई नज़रें और शर्मीली मुस्कुराहट से ही मैं पहचान गई कि अब सब कुछ ठीक है। मैंने प्यार से मुस्कान के माथे को चूमते हुए कहा, मुस्कान बेटा, तुम इतनी सुबह किचन में क्या कर रही हो? मुस्कान थोड़ा शर्माते हुए बोली, मम्मी जी राघव को कॉफ़ी चाहिए थी, वही बना रही हूँ। मुस्कान को कॉफ़ी बनाता छोड़ मैं बाहर हॉल में आ गई। सोफे पर बैठकर मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और भगवान को याद करते हुए कहा, आज मेरे राघव और मुस्कान के जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। भगवान मेरे परिवार को किसी की नज़र ना लगे। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें और ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।